Ladies and gentlemen, Namaskar. Welcome to the 15th edition of the Jaipur Literature Festival protected by Dettol Banega Swasth India at Jan Michalski Foundation, Baitak. The festival brochure and flyer with details of the full program are available for purchase at the information desk. We are delighted to introduce Nepali Blues. Besides being the official language of Nepal, Nepali is amongst the 22 scheduled languages of India with a comparatively more prominent diaspora of Nepali speakers in India than in Nepal. In a fascinating session that takes us into the vibrant realm of contemporary Nepali literature, Buddhi Sagar's best-selling novel Karnali Blues presents us with an achingly tender narrative about the relationship between a father and son through different phases in their lives. Chudain Kabemo is an award-winning novelist and author whose latest book, Song of the Soil, translated from Nepali to English, is an intense and evocative story that gives new emotional depth to the 1980s Gorkhaland movement. They discuss the inspiration behind their poignant stories and the translation process from the vernacular to English. Our moderator for this session, please welcome Prabhat Ranjan, a fiction writer, translator, and editor, is the author of Kothagoi, the first Hindi book to explicitly trace the history of the Tavaif tradition. He is the recipient of the Sahara Samay Katha Samman and Premchand Samman. Let's welcome our eminent speakers for this session. थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आज नेपाली ब्लूज़ के इस सेशन में हमारे साथ नेपाली के दो संदर्भ हमारे लिए हैं। एक संदर्भ नेपाली हमारे 8वीं अनुसूची की भाषा है, जैसे बाकी भारतीय भाषाएं हैं, नेपाली भी उन भारतीय भाषाओं में एक है। और उसके प्रतिनिधि हमारे बीच नेपाली लेखन के बहुत युवा लेखक छुदेम काबिमो बैठे हुए हैं, जिनको साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार मिल चुका है। और इनका एक उपन्यास अभी बताया उन्होंने, सॉन्ग ऑफ द सॉयल, इंग्लिश में है, जो फात्सुंग नाम से नेपाली भाषा में है। और ये गोरखालैंड आंदोलन, नेपाल का जो मूवमेंट हुआ था, जो नेपाली भाषी लोगों का, उसको केंद्र में रख के, और उसके नेपाली भाषा का दूसरा संदर्भ हमारे लिए जुड़ता है कि नेपाल एक देश की भाषा है। नेपाल हमारे पड़ोसी देश नेपाल की एक भाषा है, वहाँ की राजभाषा, राष्ट्रभाषा है। और उस भाषा के लेखक हमारे बीच मौजूद हैं बुद्धि सागर जी। बुद्धि सागर नेपाली भाषा, इनकी किताब अभी अंग्रेज़ी में आई है, करनाली ब्लूज़ नेपाली में भी इसी नाम से ये उपन्यास है। और मुझे ये जान के, हम लोग असल में अपनी पड़ोसी भाषाओं को अपने के बारे में ज़रा कम जानते हैं, और अंग्रेज़ी के, या जानते भी हैं तो अंग्रेज़ी के माध्यम से जानते हैं। तो मैंने पाया कि अंग्रेज़ी के माध्यम से मैंने बुद्धि सागर जी को जाना, और मुझे बड़ी हैरानी हुई कि ये नेपाली भाषा के सबसे लोकप्रिय लेखकों में एक हैं। इनकी किताबें हज़ारों हज़ार की संख्या में नेपाली भाषा में छपती हैं और बिकती हैं। और अभी एक अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसलेटर ने इनको ट्रांसलेट किया है, एक बड़े प्रकाशक ने इनकी किताब को प्रकाशित किया है। ये नेपाली भाषा के इस समय सबसे जो बड़ी संभावनाएं नेपाल में देखी जाती हैं नेपाली भाषा में लेखन की। काठमांडू में रहते हैं, तो मैं निजी तौर पे मैं बहुत इनरिच हुआ, बहुत समृद्ध हुआ कि मैं अपने पड़ोसी भाषा के बारे में इतना कम जानता हूँ, नेपाली भाषा के बारे में। और इतने ज़्यादा वहाँ पाठक हैं, जहाँ हज़ारों हज़ार की संख्या में किताबें छपती हैं और बिकती हैं, लेकिन हमें ये जानकारी अंग्रेज़ी भाषा के माध्यम से मिली। लेकिन मैं बातचीत शुरू करता हूँ छुदेम जी से। छुदेम काबमोमी नेपाली के लेखक हैं, और ये इनके उपन्यास फात्सुंग से बात शुरू करते हैं। इनको जिस किताब के लिए युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, वो किताब फात्सुंग यानी सन ऑफ द सॉयल नॉवेल नहीं है, बल्कि उस किताब का नाम 86 था, 86, नेपाली में उसको 86 कहेंगे, 86 था। और ये किताब भी जो है 86 के संदर्भ से है, यानी 86 जो ईयर ऑफ 1986 जो है, उस किताब उसको इन्होंने कहानी लिखी। और इनके लेखन में 86 का बहुत महत्व है। तो ज़रा उससे बात शुरू करें कि किस तरह आपने लेखन की शुरुआत की, और फिर 86 क्या है? हेलो।
पहले तो मैं वो नेपाल के लिए नेपाली एक नेशनलिटी है ना, नेपाल बोल के एक राष्ट्रीयता समझते हैं, लेकिन इंडिया में नेपाली सिर्फ एक लैंग्वेज है। तो हम लोग ये 8 शेड्यूल में जितना भी 22 लैंग्वेज है उसमें एक नेपाली भी है, और इस लैंग्वेज में हम दार्जिलिंग में बैठकर लिख रहे हैं। दार्जिलिंग में नहीं, सिर्फ इंडिया में जितना भी बहुत सारे लोग हैं, असम में है, मणिपुर में है और डुवर्स में है, सिक्किम पे, जहाँ भी नेपाली लोग रहते हैं तो वो लोग नेपाली में लिख रहा है। तो ये 86 ये सिर्फ ये किताब का साल ही नहीं है, लेकिन हमारे लिए जो नेपाली लोग हैं दार्जिलिंग व इंडिया में जितना भी नेपाली लोग हैं उसके लिए ये बड़ा साल है, क्योंकि उस टाइम में जो गोरखालैंड मूवमेंट हुआ था वो एक अलग राज्य के डिमांड में जो मूवमेंट हुआ था वो इसी की बेस पर ये उपन्यास लिखा हुआ है। इससे पहले मैंने वो जो स्टोरी कलेक्शन लिखा था 1986, वो भी टाइटल कहानी वो 86 की वो एक मूवमेंट के ऊपर ही लिखा था। उसके बाद उसको थोड़ा भास करके उसको बढ़ा के ये नोवेल के रूप में लेकर आया है। जैसे ऐसा लगता है कि दार्जिलिंग को कोई जानता है तो टूरिज़्म के लिए जानता है। आप भी बोल रहा था कि टूरिज़्म अच्छा है, रेल चलता है और चाय बागान है, विश्व प्रसिद्ध चाय है, उसके लिए जानता है। लेकिन दार्जिलिंग का जो विश्व प्रसिद्ध समस्या वो कोई नहीं जानता। तो मैं अपने लेखन में वही समस्या को लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत अच्छे। और नेपाली भाषा के लेखन का क्या उस समाज पे, जैसे आपने उपन्यास लिखा तो अपनी भाषा में आपको किस तरह से पाठक कैसे देखते हैं? और आपके तो 2 देशों के पाठक हैं, भारत और नेपाल 2 देशों के पाठक पढ़ते हैं, तो किस तरह का है पाठक वर्ग? क्योंकि मैंने बुद्धिसागर जी के परिचय देते हुए बताया और मुझे ये पता चला तो मैं बड़ा रोमांचित हुआ, हैरान तो नहीं हुआ, रोमांचित हुआ कि नेपाली भाषा में इतने बड़ी संख्या में पाठक हैं, इतना ज़्यादा पढ़ा जाता है। और हिंदी में बहुत कम लेखक हैं जो इतनी बड़ी संख्या में जिनकी किताबें छपती हों, और जबकि हिंदी बहुत बड़ी भाषा है। तो ये किस तरह का है, पाठक किस तरह से पढ़ते हैं? और नेपाली साहित्य का जो भारत में ख़ास तौर पे जो उसका महत्व है या उसकी जो पाठकीयता है उसके बारे में थोड़ा बताएं। हमारा भाषा तो एक ही है, नेपाल और इंडिया में जो नेपाली बोलता है वो भाषा एक ही है। लेकिन साहित्य में जब हम लिख रहे होते तो हमारा सबसे बड़ा इंडियन नेपाली लिटरेचर में वो आइडेंटिटी का वो सवाल सबसे पहले आता है। तो हमारा लेखन भी उसी के उसको केंद्र में रख कर लिख रहा होता। तो नेपाल तो एक देश है, तो देश के तुलना में तो हम लोग तो इधर एक स्टेट के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो वैसा संभावना और उससे ज़्यादा पाठक तो नहीं है दार्जिलिंग वो इंडियन नेपाली लिटरेचर में। लेकिन अब भाई कुछ संभावना दिख रहा है कि कुछ नया आस की किरण दिख रहा है, तो शायद अच्छा होगा कल। नहीं, जैसे अब आपकी किताब सॉन्ग ऑफ द सॉइल के नाम से अंग्रेज़ी में आई, जो फात्सुंग का एग्जैक्ट मीनिंग बिल्कुल अर्थ यही होता है। ये मैंने इनसे पूछा और मेरी जानकारी में इजाफा हुआ। तो एक तो ये है कि अंग्रेज़ी में अब किताबें आने लगी हैं, दोनों लेखक हमारे बीच हैं और दोनों की किताबें अंग्रेज़ी में उपलब्ध हैं। और दूसरा है कि अंग्रेज़ी के माध्यम से हमने आपको जाना, और दूसरी बात यह है कि अंग्रेज़ी लेखकों के माध्यम से हमने उसको जाना, उस मूवमेंट को। जैसे मैं किरण देसाई का एक उपन्यास द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस है, जो इसमें कलिम्पोंग शहर का इतना अच्छा वर्णन है, इतना सुंदर वर्णन है कि मेरा उस समय मन हुआ था कि मैं अगली बार कहीं मौका मिला तो मैं कलिम्पोंग देखने जाऊंगा। लेकिन वो आपके उपन्यास में वो कलिम्पोंग जो है एक संघर्ष का केंद्र है। तो ये जो इजाफा होता है, बाहर के लोग लिखते हैं, उससे कितना आपके लिटरेचर को, उससे कितनी प्रेरणा मिली? जैसे उस तरह के मैंने एक उपन्यास का नाम लिया, और भी बहुत सारी किताबें हैं जो लिखी गई हैं दार्जिलिंग के कल्चर को लेके और उस मूवमेंट को लेकर, कलिम्पोंग को लेकर। उससे कितना लेखन प्रभावित होता है नेपाली में? और जो अंग्रेजी में अनुदित हुई है आपकी किताब, इससे आपको क्या लगता है, कुछ किस तरह से विस्तार हुआ है? पहले तो मैं थोड़ा ये मूवमेंट के बारे में बोलना चाहता हूँ। ये 19 जो गोरखैंड का मूवमेंट था, तो आप देखिए ये जो राष्ट्रीयता का मुद्दा है, ये पहले बिफोर इंडिपेंडेंस भी हम देख लेंगे तो उसमें पहले भाषागत रूप में आगे बढ़ रहा था। आपको पता होगा ये बंगाल डिवीज़न का पूरा बात है और ये तेलंगाना मूवमेंट की बात है। तो जितना भी दिखा ये भाषागत रूप में ये जातीय वो जो पहचान का मुद्दा था, वो उसका राष्ट्रीयता का बात था, ये भाषागत रूप में आगे बढ़ रहा था। उसी टाइम में 1907 से ये अलग राज्य होने, सेपरेट दार्जिलिंग के लिए वो मांग उस टाइम से उठ रहा है।
तो 1930 में देखिएगा तो वो थोड़ा उसमें भाषागत जो राष्ट्रीयता का मुद्दा था उसके ऊपर वो धर्मागत वो मुद्दा थोड़ा प्रभावित बन गए ना, तो वो हिंदू मुस्लिम की बात आ गया। ये उसके बाद जब ये टू नेशन थ्योरी के बात आया, तो जब इंडिया पाकिस्तान वो इंडिपेंडेंट हो गया, बन गया दोनों राष्ट्र, तो उसके बाद क्या हुआ कि जो दार्जिलिंग था वो मेजोरिटी जो नेपाली लोग बैठते हैं वो उस राज्य में समावेश हुआ कि वो उसमें बांग्ला भाषा ज़्यादा बोलता है, वो स्टेट में हम लोग रह गए। तो उस टाइम से फिर 1950 में जब दिखा तो ये एसआरसी की बात वो भाषागत रूप में राज्य बनने की बात हुआ था, लेकिन जब बड़ा बड़ा भाषा में तो बन गया, जैसे बंगाल बन गया, दूसरा बिहार बन गया, जितना भी बड़ा बड़ा भाषा था वो बन गया, लेकिन उसके बाद भी नेपाली छूट गया। तो यहाँ से हमारा मूवमेंट और वहाँ से शुरू होता है। तो उससे पहले भी वो मांग चल रहा था, लेकिन उसके बाद और ज़्यादा से जो डोमिनेट बंगाली भाषा के अंदर में वो नेपाली भाषा है, इसके ये पहचान के मुद्दा वहाँ से और बड़ा होने लगा। उसके बाद जो 86 के मूवमेंट हुआ, ये मूवमेंट के ऊपर आपने जो देसाई की बात किया, वो बाहर का लेखक है, उसकी इसीलिए उसको लिखने में सहज हुआ, क्योंकि उस टाइम ऐसा होता है जब तो जनता के मुद्दा के लिए वो लड़ रहा होता है, तो कोई राजनीतिक पार्टी सत्ता में जाता है तो फिर वो जनता के दुश्मन बन जाता है, तो वो लिखने के माहौल नहीं था उधर उस टाइम में। तो उस टाइम में वो देसाई का नोवेल, किरण देसाई का नोवेल आया 2006 में, है ना, 2006 में आया ना। उसमें क्या है कि वो बाहर से लोग आता है, तो आपने सुबह भी हम बात कर रहा था कि थोड़ा वो ब्यूटी हिल्स का ब्यूटी का बात है, सुंदरता का बात है, लेकिन उसमें थोड़ा वो बाहर के लोग जो भी आते हैं उसको सुंदरता की बात ही ज़्यादा करता है, लेकिन जो उसका वहाँ का संघर्ष है, जो आदमी का दुख है, वो तो वहाँ लोकल को भी पता चलता है। तो इसलिए तो थोड़ा क्रिटिकल भी है, लेकिन जिस टाइम में वो मूवमेंट के बारे में कुछ नहीं लिख रहा था, उस टाइम वो बुक आ गया, कम से कम दार्जिलिंग के लिए, दार्जिलिंग के नाम में जोड़कर एक बुक आई है। ऐसे मैं तो एक पॉजिटिवली दिखता हूँ इसके भी। चलिए, आपसे अनुवाद के बारे में बात आगे करेंगे। हम बुद्धिसागर जी से की तरफ बढ़ते हैं। हमारे सामने नेपाली भाषा के स्टार राइटर बुद्धिसागर जी हैं। बुद्धिसागर जी, ये जब आपसे मैं बातचीत कर रहा था तो मुझे ये लगातार ये बात बहुत रोमांचित कर रही थी कि नेपाली भाषा में इतना बड़ा पाठक वर्ग है और काठमांडू ही नहीं, नेपाल के अलग अलग शहरों में किताबें पढ़ी जाती हैं। किस तरह से वहाँ के लिटरेचर ट्रेडिशन के बारे में कुछ बताइए, क्योंकि हम लोग उतना ही जानते हैं जितना अंग्रेज़ी के माध्यम से जाना, या जितना सार्क के आयोजनों में कुछ लेखकों को, कुछ कवियों को सुन लिया, धुस्मा सायमी को सुन लिया और कुछ कवियों को, लेखकों को पढ़ लिया। इससे ज़्यादा हम नेपाली लिटरेचर के बारे में, हमसे मेरा मतलब है कि ज़्यादातर लोग नहीं जानते हैं। तो कुछ नेपाली साहित्य के परिदृश्य के बारे में बताइए कि किस तरह का परिदृश्य है, और जो समकालीन लेखन है, जैसे आप हैं, तो कैसा माहौल है उसको लेकर। नमस्कार। यहाँ आए सभी लोगों को मेरा प्रणाम। मैंने बुक तो नेपाली में लिखा था, अब ट्रांसलेशन इंग्लिश में है और मैं बोल हिंदी में रहा हूँ। ये भाषा का जो चक्र और मिठास भी अच्छी तरह है। प्रभा जी को मैं बहुत पहले से जानता हूँ। उनके जानकी पुल जो वेबसाइट है वो मैं वहाँ पढ़ता था, और बीते हुए 6 और 7 महीने आगे मैंने आपका बुक पढ़ा था, पालतू बोहेमियन, मनोज श्याम जोशी जी के बारे में। वो मेरे प्रिय लेखक हैं। उनका कुरु कुरु सा मेरा प्रिय किताब भी है। तो वो किताब पढ़ के आपके बारे में बहुत कुछ जान पाया मैं। मनोज श्याम जोशी जी के बारे में भी जान पाया। नहीं, आप ये तो मेरे बारे में, आपको अब नेपाली साहित्य के बारे में बोलना, लेकिन अब आपने मनोहर श्याम जोशी की बात की है, तो वो हिंदी के बड़े लेखक थे। और ये एक और मेरी दिलचस्पी इस तरह बढ़ रही है बुद्धिसागर जी, कि नेपाल में हिंदी के लेखकों को लेकर किस तरह उनको पढ़ा जाता है। जब आपने पढ़ा है तो जाहिर है और लोग भी पढ़ते होंगे। आप हिंदी की एक वेबसाइट को पढ़ते हैं जो शायद मैं चलाता हूं, तो ये इस दिशा में ले जाता है कि हिंदी को, आप लोग हिंदी को किस तरह से देखते हैं, क्योंकि हम लोग जो बाहर से सोचते हैं तो हमें लगता है कि नहीं, हिंदी भाषी लोगों के साथ पहले मेरे से आगे, और मैं वो हमारे भाषा के कारण से क्या हुआ कि हम हिंदी में ज़्यादा पढ़ते हैं, सहज है, हिंदी सीख ही लेते हैं हम। तो मैंने भी हिंदी कॉमिक्स, सुपर कमांडो, ध्रुव, नागराज के कॉमिक्स पढ़ के शुरुआत की। उसके बाद जासूसी उपन्यास,
सुरेंद्र मोहन पाठक जी का जासूस उपन्यास पढ़ना शुरू किया। उसके बाद मैं सीख गया। और ज़्यादातर लोग, नेपाली लोग हिंदी कैसे सीखते हैं? आप सिनेमा से, आप फिल्म देखते हैं और कुछ सीरियल भी देखते हैं तो हिंदी सीख लेते हैं, तो सहजता होती है। तो इसी तरह लेखक हिंदी भी पढ़ते हैं, वहाँ पे ज़्यादा प्रभाव भी है कवियों को, लेखकों को। और हम समझते हैं इंडिया में अब क्या कि हिंदी में क्या होता है, ये बड़ी जगह है, बड़ी जगहों को छोटी जगह की बात थोड़ी बहुत ही पता चलती है। लेकिन हमारे पास वो आग है तो पढ़ने की जो, और भाषा की असहजता भी है। तो इंग्लिश में तो अभी नए लेखक है जो हम इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, इंग्लिश की किताब। लेकिन पहले तो वो सहजता नहीं होती थी। हिंदी में पढ़ो, फिर हम जो इंटरनेशनल राइटर हैं उनकी किताब भी हिंदी में अनुवाद में पढ़ते हैं। तो अनुवाद का भी बड़ा सा वहाँ पे स्पेस है, अनुवाद की किताब भी अभी जाते हैं। सो नेपाल में आपने जो पूछा था, नेपाल में रीडिंग कल्चर ये हुआ कि आप 15-16 साल पहले इतना अच्छा नहीं था। पहले कुछ पब्लिकेशन हाउस थे, एक और दो, वो सरकारी किस्म के थे, और साझा प्रकाशन था, वो पब्लिश करते थे 1000 कॉपी। और वो 1 और 2 बरस में 1000 कॉपी जब वो फिनिश हो के, तो सोल्ड आउट होके फिर नए एडिशन आते थे तो लेखक इस्टेब्लिश हो जाते थे कि इनका दूसरा संस्करण आया। थोड़े बहुत लेखक होते थे जो दूसरी संस्करण दिख पाते थे। अब एक संस्करण 1000 का और दूसरा संस्करण भी आ गया, मतलब 1000 का संस्करण और आ गया, तो उनको बड़ा लेखक माना जाता था। ये लेकिन बाद में एक चेंज हुआ है। मुझे लगता है ये इंटरनेट के माध्यम से और नए पुस्तक आए, उन्हें मुझे लगता है इंटरनेट के माध्यम से उन्होंने बहुत चीज़ से कनेक्शन हुआ और वो पढ़ना शुरू किया। इसमें जाता है एक पल्पसा कैफे नाम का नारायण वागले का उपन्यास है, वो बहुत अच्छी तरह से अखबारी लेखन में उनका बहुत बड़ा नाम क्या था। लेखक का नाम नारायण वागले, उनका पल्पसा कैफे, वो भी इंग्लिश में अनुवाद हुआ है। तो उनका जो अखबारी लेखन था वो बहुत पॉपुलर था। नए पुस्ता में नए जो रीडर हैं उन्हें बहुत अच्छा लगता था। जब उनका उपन्यास आया तो उसने एक माहौल क्रिएट किया, इतना बड़ा माहौल क्रिएट किया कि लोगों ने पढ़ना शुरू किया। मैं इस किताब को जज देता हूँ जो पॉपुलर जो लोगों को पठन में लाने के लिए। उसके बाद सारा दृश्य मुझे लगता है परिवर्तन हो गया और लोग पढ़ना शुरू किया। फिर हमारा उपन्यास आया, फिर और भी हैं, सेतु धरती उपन्यास है अमर जी का। सो कुछ न कुछ हर एक 1-2 साल में कुछ नोवेल आते हैं जो और रीडर को आकर्षित करते हैं। तो ये अभी तो अच्छा ही माहौल है अभी। देखिए, बातचीत करके आपसे बहुत नई जानकारी मिल रही और ये जानकर बड़ा अच्छा लग रहा है कि हिंदी में भी आपने जिस तरह से बताया कि नेपाली में 15 साल 20 साल पहले ये हालत है कि किसी लेखक की किताब का 1000 का एक एडिशन आया और अगर दूसरा एडिशन उसका आ गया साल 2 साल 4 साल में, तो बड़ा लेखक माना जाने लगता था कि भाई इसकी किताबें 1000 से ज़्यादा बिक गई। ज़्यादातर जो बड़े लेखक माने जाते हैं हमारे, उनकी किताबें इतनी नहीं बिकती थी, संख्या कम से कम। लेकिन पिछले 10-15 सालों में हिंदी में भी, जैसा कि आपने उतनी, लेकिन तब भी इतनी बड़ी संख्या, जैसे कि आपके बारे में मैंने पढ़ा, आप बहुत संकोच से बोलते हैं, अपने बारे में बोलने से ज़्यादा आप मॉडरेटर के बारे में बोलने लगते हैं। लेकिन मैंने आपके बारे में जो पढ़ा है वो ये पढ़ा है कि आपके पिछले 20 सालों में, पेंगुइन ने जब आपका परिचय लिखा है उसमें लिखा है कि पिछले 20 सालों में नेपाली भाषा में कर्णाली ब्लूज़ जो ये आपका नॉवेल है, ये नॉवेल सबसे ज़्यादा पढ़ा गया और सबसे ज़्यादा अच्छा माना गया, जिसको पाठकों ने बहुत पढ़ा। एक पैमाना तो चलिए बिक्री होती है पाठकों के बीच में, दूसरा पैमाना ये है कि वहाँ के जो बौद्धिक समाज जो है उसने भी आपको बहुत बड़ा लेखक के, बड़ी अच्छी संभावना वाले लेखक के रूप में देखा। तो हमारे बीच गौरव की तरह है, क्योंकि इतने हमारे हिंदी में इतनी ज़्यादा संख्या जिन लेखकों को बिकती है, कि इतनी बड़ी संख्या में जिन लेखकों की किताबें बिकती हैं उनको पॉपुलर लेखक कहा जाता है। और उनको, जैसे आपने सुरेंद्र मोहन पाठक का नाम लिया, और भी बहुत सारे नए लेखक हैं। लेकिन ये मूल बात यह है कि हमारी भाषा में भी पिछले 10-15 सालों में टेक्नोलॉजी के कारण, या हमारे यहाँ तो देखिए जो बड़ी समस्या थी वो ये थी कि टेक्नोलॉजी ने उसको आसान बनाया। वो ये थी कि हिंदी का जो पाठक था वो छोटे छोटे शहरों में, बिहार और यूपी और मध्य प्रदेश और राजस्थान,
में छोटे शहरों में वो अवस्थित है जो हिंदी पढ़ना चाहता है, लेकिन उनके पास वहाँ किताब की दुकानें नहीं होती थी। दुकानें होती थी तो वहाँ किताब नहीं होते थे। इससे होता ये था कि पाठकों तक किताबें पहुँच नहीं पाती थी। इंटरनेट ने अब ये किया है कि टेक्नोलॉजी मतलब आपको बहुत सारे ऐसे वेबसाइट हैं जो किताबें सीधे पहुँचाते हैं पाठकों तक, अमेज़न जैसे वेबसाइट, और उसके कारण रीडरशिप बढ़ने लगा है। लोग ऑनलाइन किताबें खरीदने लगे हैं। फिर हमारे यहाँ पुस्तक मेले होने लगे हैं। पुस्तक मेले छोटे छोटे शहरों में 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन के लगते हैं, जिसमें बड़ी संख्या में किताबें लोग आके सामने खरीदते हैं। उसके अलावा तीसरी चीज़ हमारे यहाँ ये हुई है कि लिटरेचर फेस्टिवल होने लगे हैं। देखिए आज एक जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल है जिसने आज नेपाली भाषा को इतना बड़ा मंच दिया, और आपको भी दूसरी भाषा के लोगों के बीच में बोलने का, जानने का हम सबको मौका मिला आपको। तो ये इन चीज़ों ने इनेबल किया है, हमें पहुंचाया। इन चीज़ों के कारण, इन कारणों से हिंदी में पाठक बढ़ रहे हैं। क्या नेपाली में भी ऐसा है? क्योंकि नेपाल में एक लिटरेचर फेस्टिवल तो काठमांडू में होता था जिसमें हमारे यहाँ के बहुत सारे लेखक जाते थे। इन सब चीज़ों से माहौल बदला है कैसे? हाँ जी, नेपाल में भी होता है नेपाल लिटरेचर फेस्टिवल। अभी डायरेक्टर अजीत बराल यहीं पे हैं, तो उसने भी कुछ सपोर्ट करता है रीडिंग। उसको पाठक आते हैं, लेखक से बात करते हैं, जो चर्चा परिचर्चा होती है उससे लोगों को क्यूरियोसिटी होता है, एक किताब पढ़ना चाहिए। और एक बात ये होगी, जस्ट अभी मैंने कहा था कि इतना बिकता है उतना बिकता है, इससे जस्ट ये बिक्री की बात नहीं, एक सुखद तो है, लेकिन अब तो चर्चा जितने मास में किताब जाता है उतनी बड़ी तरीके से लोग उसे पढ़ते हैं, इतने तरीके से प्रतिक्रिया आती हैं। सो अभी किताब तो अब बहुत से सारे नए लेखक भी आए हैं, बहुत अच्छे लेखक भी आए हैं। अब किताब कितना बिका ये अब सेकेंडरी होने लगा है। अब क्या लिख रहा है राइटर, क्या लिख रहे हैं और क्या नए चीज़ वो लाए, उसके गहराई में भी चर्चा परिचर्चा हो रही, क्योंकि पाठक भी साक्षर होते जाते हैं। पाठक जितने पढ़ते हैं पाठक को भी नहीं, तो ये साक्षरता होते पाठक जाते बढ़ने हैं। का क्या कारण है? क्या ये साक्षरता बढ़ रही है, जागरूकता बढ़ रही है, या विस्तार हो रहा है कि सब मेरा सेकेंड नोवेल आया था फिर वो एक महिला बूढ़ी माँ थी, वो 84 वर्ष की थी, और उन्होंने प्रौढ़ शिक्षा जो उस उम्र में उन्होंने पढ़ना सीखा, और उन्होंने वो किताब फिनिश भी किया। उन्होंने किताब पढ़ के किसी ने मुझे मैसेज किया था कि हमारी माँ ने इस उम्र में प्रौढ़ शिक्षा पढ़ के आपका किताब। क्या बात है। सो जागरूकता है कि क्योंकि एक माहौल एक होता है ना, एक माहौल क्रिएट होता है, वो सराउंडिंग ऐसा बनता है कि सभी पढ़ रहे हैं, सभी चर्चा कर रहे हैं। जैसे कैसा होता था पहले, फिल्म देखते थे, फिल्म के बारे में चर्चा होती है लोगों में, कुछ फिल्म देख के आए तो बताया ऐसा था, ऐसा किया वैसा किया। सो लोगों को क्यूरियोसिटी होती है कि जाएँ देखें। साहित्य के बारे में, बुक के बारे में भी चर्चा होती है लोगों के बीच में। ये बहुत दिलचस्प है जानना बुद्धि सागर जी, क्योंकि जब से जैसे जैसे टेलीविज़न और इंटरनेट के तमाम माध्यम आए तो हिंदी में उसका एक प्रभाव ये पड़ा कि बहुत सारी पत्रिकाएं, किताबों की बिक्री या किताबों के पढ़ने वाले बढ़ने लगे, लेकिन बड़ी पैमाने पर हिंदी में जो मैगजीन्स निकलते थे वो सब बंद होने लगे। और ये कहा जाने लगा कि जो रीडरशिप थी, या जो बहुत लोकप्रिय लेखक थे जैसे सुरेंद्र मोहन पाठक का आपने नाम लिया, तो 90s में जब तक टेलीविज़न का बहुत प्रभाव नहीं था, बहुत पेनिट्रेशन नहीं था, तब तक उनकी किताब लाखों में भी, उनका एक एक उपन्यास 1.5 लाख से 2 लाख बिकता था। और उसी लेखक की किताब अब इतनी नहीं बिकती है, 25-30 हज़ार बिकती है, ज़्यादा नहीं बिकती है। तो बहुत पाठकीयता घटी भी है, और दूसरी तरह से नए लोगों में नए तरह के लोग जुड़े हैं। जैसे पहले हिंदी से जुड़ने वाले लोग ऐसे होते थे ज़्यादातर जिनकी पहली भाषा, एकमात्र भाषा हिंदी होती थी। अब दूसरे तरह के लोग पढ़ने, यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले लड़कों में भी हिंदी पढ़ने का थोड़ा सा फैशन आ गया है। और मैं आपको एक बात जस्ट मेरे मन में आई कि लोग क्यों पढ़ते हैं। इसमें क्या है कि पहले एक पॉइंट क्या था, जटिल होता था पहले साहित्य, लिखते थे जटिल, और संस्कृत से लिए हुए जटिल शब्द होते थे, लोगों को समझ में नहीं आता था। लेकिन बाद में क्या हुआ, जो सरल भाषा में उपन्यास आने लगे,
और लोग क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि अब सभी क्षेत्र के लोग, पहले कुछ लोग होते थे जो पहाड़ की भी लिखते थे, तराई की भी लिखते थे, इधर की भी उधर की भी, लेकिन सभी जगह से अब लेखक आ रहे हैं, वो अपनी बात लिख रहे हैं और लोगों को लगता है कि मैं एक ऑथेंटिक चीज़ पढ़ रहा हूँ, ये रियल चीज़ पढ़ रहा हूँ, किसी ने लेखक ने लिखा है। तो उन्हें कथा के माध्यम से उन्हें पाठक को लगता है कि मैं कुछ ऑथेंटिक चीज़ नई कथा के माध्यम से सीख रहा हूँ। इसीलिए, और वो फिर बाहर नेपाल में क्या, नेपाली जो बाहर में भी, बाहर में देश के बाहर भी बहुत से देशों में हैं, वो भी पढ़ते हैं। उन्हें क्या होता है कि वो कहीं हैं, वो काम कर रहे हैं, सो उन्हें जो कनेक्शन होता है नेपाल का, जो अपनी देश का, अपनी भाषा का जो उन्हें जो मोह होता है, सो उसके लिए भी वो मंगाते हैं। और जब एक पाठक ने कहा था कि मैं दिन भर काम करता हूँ, इधर जाता हूँ उधर जाता हूँ, मेरे पास कोई नेपाली नहीं है, मैं अकेला ही हूँ, जब मैं बुक मंगाता हूँ नेपाल से, जब शाम को मैं थक के आता हूँ तो मेरे डोर में एक बुक मिलता है नेपाली भाषा का, और वो बुक पकड़ने में भी मुझे एक आत्मीयता होती है, लगता है मेरा एक देशी मैं पकड़ रहा हूँ। तो एक खाली अनेक कनेक्शन हैं जो हमारे यहाँ बुक पढ़ने के चलिए, लिए। अब छुदेम जी आपसे अनुवाद पे बातचीत शुरू करते हैं, क्योंकि मूल रूप से मैंने भी, या जिन लोगों ने भी नेपाली भाषा से बाहर जाना है या अंग्रेजी के अनुवाद के माध्यम से ही जाना है, तो अनुवाद का किस तरह का माहौल है? जैसे आपके किताब का अनुवाद हुआ है, तो नेपाली भाषा से अंग्रेजी में अनुवाद का, क्योंकि मैंने ये देखा है कि नेपाली अंग्रेजी लेखन भी, इस बीच में जिस दौर की बात आप कर रहे हैं, नेपाली अंग्रेजी लेखन का भी बहुत विस्तार हुआ है। एक दो लेखक, सम्राट उपाध्याय जैसे कुछ लेखक हैं जिनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है, मैंने देखा है, उनकी किताबें मैंने भी मंगवाई पढ़ने के लिए, क्योंकि अंग्रेजी के माध्यम से जाना, चूँकि अंग्रेजी में वो लिख रहे थे। अब आप लोगों की किताबें आई हैं तो शायद आप अंग्रेजी के माध्यम से और बढ़ेगी, तो अनुवाद का क्या महत्व है और अनुवाद का किस तरह से प्रभाव है? जैसे आपकी किताब का अनुवाद हुआ, तो पहले भी कुछ अनुवाद नेपाली भाषा से हुए हैं अंग्रेजी में क्या, और अब हो रहे हैं, तो इसके पीछे क्या कारण लगता है? हेलो, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने एक बात कहा है, उसने कहा है कि आपके पास अगर एक एप्पल है और मेरे पास एक एप्पल है, मैं आपको दे दूं और आप मुझे दे दो, तो रिजल्ट क्या होगा? आपके पास भी एक ही रहेगा और मेरे पास भी एक ही रहेगा। लेकिन जब कोई आइडिया हो या कोई नॉलेज हो, तो आपके पास एक हो और मेरे पास एक हो, तो मैं आपको दे दूंगा और आपको मैं ले लूँगा, तो आपके पास भी दो होगा, मेरे पास भी दो होगा। तो मुझे लगता है ये ट्रांसलेशन वैसे ही बात है। जब कोई नेपाली से इंग्लिश में जाता है या कहीं पे जाता है, वहाँ टारगेट भाषा से मूल भाषा में आता है या मूल भाषा से उधर लक्षित भाषा में जाता है, तो दो बन जाता है। तो इसलिए ये अनुवाद तो एक बहुत ज़रूरी चीज़ है लिटरेचर के लिए, साहित्य के लिए। तो हमारा दार्जिलिंग, जो मैं जहाँ से लिख रहा हूँ, तो वो तो देश का एक छोटा सा जगह है। कभी कभी ऐसा बन जाता है कि आप कौन है से ज़्यादा आप कहाँ के हैं ये ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है। क्योंकि जब आप दिल्ली में होता तो आप नेशनल न्यूज़ में किसी राष्ट्रीय नज़र में आने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता ज़्यादा सा। कोई नाली बिगड़ गया था तब भी वो नेशनल न्यूज़ बन जाता है, लेकिन दार्जिलिंग में वही न्यूज़ बनने के लिए सही आदमी को शहीद बनना पड़ता है। ऐसा माहौल है। तो सबसे सहज माध्यम क्या है, तो जिसके माध्यम से वो देश का नज़र आप पर खींच सकता है, तो वो साहित्य ही है। लेकिन साहित्य फिर मैं तो रीजनल लैंग्वेज में लिख रहा हूँ, इसके लिए तो फिर ट्रांसलेशन होना ज़रूरी है। तो यहाँ से मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा आपको नेशनल नज़र में खींचना है, या तो वहाँ तक दिखना के लिए, आपने समस्या को वहाँ तक ले जाने के लिए सबसे ये महत्वपूर्ण बात है कि ट्रांसलेशन ज़रूरी है। तो लेकिन दुर्भाग्यवश बात क्या है कि हमारे नेपाली लैंग्वेज से उतना ज़्यादा सा ट्रांसलेशन नहीं हुआ। जैसे साहित्य अकादमी का भी आपने वो सिस्टम है, उसमें भी कोई बुक को ट्रांसलेशन कर रहा है, लेकिन जो मेन स्ट्रीम में लिख रहा है वो हमारे भाषा में नहीं आ रहा है। जैसे कि देश में क्या लिख रहा है, सबसे अच्छा क्या चल रहा है राइटिंग, वो तो साहित्य अकादमी भी नहीं कर रहा है। तो हमारे पास क्या है कि पब्लिशिंग हाउस भी उतने बड़ा नहीं है कि जो ट्रांसलेशन पर काम कर सके, वैसा भी नहीं है। तो ऐसे में अपने व्यक्तिगत कोशिश में, व्यक्तिगत पहल में जो काम हो रहा है, तो ऐसे ही चल रहा है भारतीय नेपाली साहित्य में। तो मैं थोड़ा भाग्यशाली रहा कि मेरा बुक ट्रांसलेट हुआ। इसके पहले 2-4 बुक हुआ था थोड़ा अच्छा, जैसे इंद्रबहादुर राय का हुआ था, उसके बाद पारिजात का हुआ था, उसके बाद
दो चार लोग हैं नहीं, जितना ज़्यादा जितना होना था उतना नहीं हो रहा है। एक छुदेम जी, मेरी दिलचस्पी यह है कि जब आप नेपाली की बात करते हैं तो हमेशा भारत साइड के नेपाली की बात करते हैं, तो क्या पाठकों में भी, आपकी किताब पढ़ने वाले में भी ये विभाजन है कि नेपाली मूल का, अगर नेपाली मतलब नेपाल के, जैसे बुद्धि सागर जी की किताब नेपाल में बहुत पढ़ी जाती है और आपकी नहीं पढ़ी जाती है, जैसे अंग्रेजी है तो वो तो पूरी दुनिया में जहाँ भी बोली जाती है लोग पढ़ते हैं, तो क्या ऐसा विभाजन भी है? ना ना ना, मैं तो फिर दार्जिलिंग के रिप्रेजेंट करके आ रहा हूँ ना, तो मेरे समस्या तो मुझे बोलना ही चाहिए। मेरे बुक तो नेपाल से पब्लिश हुआ है तो इंडिया से ज़्यादा मेरा पाठक तो नेपाल में है। तो लेकिन समस्या नहीं, हम तो समाधान, हम तो ये जानना चाहते हैं कि जो पाठक वर्ग का विस्तार हो रहा है, जिस पाठक वर्ग की बात बुद्धि सागर जी ने की कि 15 साल 16 सालों में नेपाली भाषा के पाठक बहुत बढ़े हैं, नेपाल में बहुत बढ़े हैं, उनका कहना है। और वो उन्होंने कहा कि नेशनल आइडेंटिटी से एक तरह से उनको लगता है अपनी भाषा को, अपनी देश की भाषा को छू रहे हैं जब वो किताब पकड़ते हैं। तो ये दीवार साहित्य में तो नहीं है ना, कि आपकी किताब, जैसे अगर आपका उपन्यास है फात्सुंग है, तो इसको नेपाल ने छापा, अभी तो ये मुझे तो जो किताब मिली ये नेपाल वाली है, कि एक आपको इसको सिक्किम के प्रकाशन ने भी छापा है शायद। तो ये पाठक तो दोनों जगह पढ़ते हैं। और ये अगर आप भारतीय नेपाली की बात कर रहे हैं, तो क्या भारतीय नेपाली में भी उसी तरह से पाठक वर्ग बढ़ रहा है, नेपाली भाषा के पढ़ने वाले बढ़ रहे हैं? भाषा आइडेंटिटी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, कि भाषा में पढ़ने वाले बढ़ रहे हैं और साहित्य लेखन को बड़ा गर्व से देखा जाने लगा है। हाँ वो तो है, लेकिन ये नेपाल, ये भारत वो तो नहीं है। लेकिन मैं क्या कि बुद्धि सागर जी है वो नेपाल के बात तो वो करते हैं, तो मैं फिर उधर क्यों जाऊँ? मैं तो दार्जिलिंग से आया हूँ, तो मुझे दार्जिलिंग की अवस्था के बारे में बोलना है ना। तो फिर ये प्रॉब्लम नहीं है, ये इंडियन नेपाली पाठक, वो नेपाल का वो तो नहीं है। लेकिन क्या है कि हमारा थोड़ा प्रॉब्लम है, नेपाल से किताब इधर इंडिया में आने के लिए थोड़ा प्रॉब्लम है। यहाँ का किताब उधर जाने में जा सकता है, लेकिन उधर से इधर आने के वो डिफरेंट एंगल है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम दूसरी जगह है। लेकिन लिटरेचर में, वो पाठक में वो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मुझे लगता है कि मेरे भारत में भी बहुत सारे पाठक, नए पाठक आ रहा है, लेकिन नेपाल में तो बनी बना हुआ जो पहले से था वो पाठक है। इसलिए मुझे लगता है कि भारत से ज़्यादा मेरा भी पाठक तो नेपाल में है। तो लेकिन मुझे दार्जिलिंग के बारे में बोलना है, इसलिए मैं दार्जिलिंग में फोकस कर रहा हूँ। ये आपने अच्छा बताया। आप चलिए ये बता दीजिए, क्योंकि शुरुआत हमने बातचीत इसी से की थी कि समकालीन जो नेपाली भाषा का साहित्य है उसके परिदृश्य के बारे में बताएं। बुद्धि सागर जी ने सब कुछ बता दिया, वो नहीं बताया कौन से, आप बता दीजिए कि इस समय अगर किन नेपाली लेखकों को, नेपाली भाषा के लिखने वाले किन लेखकों को पढ़ा जाना चाहिए, क्योंकि हिंदी भी में भी कुछ लोग अनुवाद होते हैं, पूरी किताब न सही, कुछ कहानियों के तो अनुवाद होते हैं और कविताओं के अनुवाद होते हैं, क्योंकि साहित्य अकादमी की पत्रिका में कम से कम इतनी चीज़ें तो प्रकाशित होती हैं। तो किस तरह के लेखकों के नाम नहीं भी, तो किस तरह के विषयों को लिखा जा रहा है? जैसे एक ज़माने में मैं जितने भी नेपाल के लेखकों को जानता हूँ उसमें से सब बड़े कवि थे, क्योंकि उनके कविताओं के आयोजन में मैं सुनता था या अनुवाद में पढ़ता था। धुस्मा साइमी का नाम मैं बार बार लेता हूँ, क्योंकि उनको अनुवाद के अलावा, पढ़ने के अलावा, मैंने अमृता प्रीतम की आत्मकथा में भी उनका जिक्र पढ़ा था। उसके बाद मैंने ढूंढ के पढ़ा था कि यार इतना बड़ा लेखक ये कौन है जिसको अमृता प्रीतम ने अपनी आत्मकथा में इतने महत्व के साथ लिखा है। तो इस तरह से भी हम लेखकों को, कवियों को ढूंढते रहे हैं नेपाली। उतनी दूरी नहीं है, दूरी तो नहीं है कि जिससे कि न पता चले, लेकिन अंग्रेजी के माध्यम से पता चलता है। तो इस समय किस तरह के विषयों को लिखा जा रहा है? जैसे मैं हिंदी में नॉन फिक्शन बहुत लिखा है, उपन्यास के अलावा जो गैर कथात्मक किताबें हैं वो उनके पढ़ने वाले हिंदी में बहुत बढ़ रहे हैं। उपन्यासों के पढ़ने वाले कम हो रहे हैं और कविता लिखने वाले बहुत बढ़ रहे हैं हिंदी में। सबसे ज़्यादा इस समय हिंदी में कवि हैं, और फिर या जिन लेखकों की बहुत चर्चा होती है वो सब गैर कथात्मक लिखते हैं। तो वहाँ किस तरह के विषयों का नेपाली भाषा में चल रहा है? छुदेम जी आप बताइए, फिर आप। ठीक है। मैंने पहले भी बोला, दार्जिलिंग में जो नेपाली लोग रहते हैं, नेपाली भाषी जो रहते हैं, वो अपने अल्पसंख्यक भाषी के रूप में रहते हैं। और उसका सबसे बड़ा मुद्दा कि वो आइडेंटिटी का सवाल सबसे बड़ा सवाल है भारतीय नेपाली के लिए। तो वो चाहे कविता लिखे, चाहे निबंध लिखे, चाहे फिक्शन लिखे, चाहे नॉन फिक्शन लिखे, तो क्या होता है कि उसके राइटिंग में कहीं ना कहीं पे वो आइडेंटिटी वाला छाप आ ही जाता है। आपको 86 के जो मूवमेंट हुआ था, गोरखैन मूवमेंट, उसके पहले के साहित्य दिख लीजिए तो वहाँ भी वैसा ही था। तो कैसे ये मूवमेंट को आगे बढ़ाए, कि ये वो जितना भी साहित्यकार था, अगमसिंह गिरी दिखे, उसके बाद ये असित राय होगा या भगीरथ राउत होगा, जो लिखता था कि वो एक चिन्हारी के संकट जो है नेपाल में, भारत में नेपाली लोग का,
ये बोल देता है कि नेपाल से जोड़ देता है। आप जब आपके साथ जब पहली बार फ़ोन हुआ था तो आप बोला कि मैं भी नेपाल का हूँ, नेपाल के नज़दीक का हूँ। तो मैंने बोला कि नहीं, मैं दार्जिलिंग से हूँ। ये दार्जिलिंग जो एरिया है वो नेपाली डोमिनेट एरिया है और यहाँ गोरखैंड का मूवमेंट चलता है। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे पास है। तो क्या होता है, तो इसीलिए जो भी लिखता है, चाहे फिक्शन लिखे नॉन फिक्शन लिखे, कहीं ना कहीं पे वो आइडेंटिटी का सवाल सबसे बड़ा प्रश्न होकर उधर खड़ा होते हैं। और पहले तो आपने जो बोला था हिंदी में, जैसा है हमारा भी ज़्यादातर वो कविता ही लिखता था, पोइम लिखता था। लेकिन अभी ये फेस जब आ रहा है नए फेस में, इसमें फिक्शन नॉन फिक्शन वो सारा बुक भी लिख रहा है। चलिए, ये तो अच्छा एक बात जानने को मिली सुदेम जी से कि जो दार्जी भारत के जो नेपाली भाषा का जो लेखन भारत में हो रहा है, उस लेखन में आइडेंटिटी का मुद्दा, गोरखा पहचान का मुद्दा बहुत प्रधान है, क्योंकि ऐसा लगता है उनको अपने अधिकारों को लेकर सजगता बहुत ज़्यादा है। लेकिन नेपाल का में जो नेपाली भाषा में लेखन आ रहा है, उसमें किस तरह के विषय लिखे जा रहे हैं और कौन से कुछ महत्वपूर्ण किताबों के नाम बताइए जिनसे कि उनको कभी किसी और भाषा में हम पढ़ सकें। क्योंकि आपकी किताब का अनुवाद एक बहुत बड़े अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशक ने किया है, बहुत एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय अनुवादक ने किया है, माइकल हट ने किया है। तो ये एक तो परिदृश्य बड़े पैमाने पर मुझे बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये थोड़ा बताइए कि लेखन में तो विविधता तो है। अभी हमारे जो नए नए सब्जेक्ट में आ रहे हैं नोवेल, पहले एक ही तरह के होते थे सब विषय, लेकिन अब चेंज, लोग अपनी कहानी लिखना चाहते हैं, अपनी कहानी सुनाना चाहता है। लोगों को क्या लगता है कि जो चीज़ मैंने अनुभव किया, जो चीज़ मैं देख रहा हूँ, ये भी कहानी हो सकती है, मैं भी कहानी का हिस्सा बन सकता हूँ। तो इसलिए लोग नए नए कहानी, नई नई सब्जेक्ट लेके आ रहे हैं। तो पहले क्या हुआ था जो आंदोलन के समय में एक था, अभी क्या हुआ, वो बड़ी आंदोलन हुई 62-63 में। सो उन्होंने दरबार के विरुद्ध में बहुत से कविता लिखी, लेकिन उसके बाद जब लोकतंत्र आया, इसमें विविधता गए। लोग अब वापस जाके अपनी ओरिजिन की कुछ लिखना चाहते हैं, ऑथेंटिक। नहीं, मतलब ये जानना चाहता हूँ मैं कि नेपाल में आपकी पीढ़ी ने नेपाल में एक बहुत बड़ा रूपांतरण देखा। वहाँ जनतंत्र आया, लोकशाही की जगह आया, राजशाही की जगह जनतंत्र आया, और उसके कारण भी ये बदलाव हुआ लेखन को लेके, अपने आप को व्यक्त करने का और का दौर बढ़ा। और क्या उससे पहले लिखने क्या हुआ कि इतनी गांव में इतनी चेतना गई, लोगों को समझ में आ रहा कि हमारी कहानी हमें लिखनी चाहिए, कोई दूसरा लिखेगा तो दूसरी तरह से लिखेगा। सो वो अपनी कहानी लिखना चाहते हैं। और लेखक को भी क्या है कि लेखक जिनके बारे में लिखते हैं वो पढ़ते हैं, उन्हें क्या लगता है कि वो पढ़ते हैं और वो विरोध भी करते हैं, कभी सपोर्ट भी करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है हमारे बारे में क्या लिखा है। पहले क्या होता था, बहुत जगह क्या होता है कि लेखक लिखता है किसी के बारे में, लेकिन जो पात्र हैं वो पढ़ नहीं पाते। लेकिन नेपाल में क्या इतनी साक्षरता बढ़ गई है कि लोग अपने बारे में पढ़ते हैं और वो विरोध भी करते हैं, ये हमारे बारे में गलत लिखा तुमने, हम ऐसे। सो ऐसा हो रहा है। तो इससे क्या होता है कि और भी गहराई में लेखक क्या है, अपनी कहानी ला रहे हैं। उन्हें जो मालूम है, जो गहराई में जा रहे हैं, ये ऑथेंटिक कहानी है, तो वो ला रहे हैं वहाँ पे। तो विविधता है। अभी तो 20-22 साल लग जाएंगे, तो आपको कुछ 5-7 बुक ही निकलेंगे आखिर में, तो 20-22 साल में। लेकिन बहुत आ रहे हैं और भविष्य बहुत अच्छी तरह सुंदर भी दिखता हूँ। और आपने अच्छी नेपाली किताब के बारे में बोला। मेरा पर्सनल फेवरेट एक नोवेल है घामका पाइला धसगोता में, उन्होंने वीरगंज शहर के बारे में लिखा था। क्या नाम है? घामका पाइला। ये अनुवाद होनी चाहिए। घामका पाइला, हाँ, मुझे लगता है ये अनुवाद होनी चाहिए। घामका पाइला और ध्रुवचंद्र गौतम हैं जो अकेले लिख रहे थे लंबी समय तक। सारे लेखक कविता लिख रहे थे, तो एक दो वो अकेले इंसान थे, मुझे लगता है उन्होंने उपन्यास ही लिखते रहे। ध्रुवचंद्र गौतम थे जिन्होंने पद्य में एक तरह से गद्य लिखने के कोई तरह से परंपरा, उनका भी बहुत आधुनिक तरीके से, नई तरीके से स्टोरी टेलिंग, फिर उनका जो कथा कहने की तो किस्सा गई जो होती है बहुत अच्छी होती है। तो मुझे लगता है कि बाहर के पाठक को भी वो अपीलिंग होगा उनकी किताब पढ़ने में। और उसके बाद जो नए लेखक हैं, मुझे लगता है कि अभी तो
4-5 किताब तो अभी हो रहे हैं अनुवाद। नयनदास पांडे का सल्लीपीर हो रहा है और अमर न्यौपाने का सेतु धरती भी हो रहा है। तो बहुत से लेखों की अनुवाद हो रही है। अनुवाद में बहुत अचानक एक काम हो रही है अभी। मुझे लगता है बहुत से किताब अब इंग्लिश भाषा में भी आएंगे। चलिए, जान के बहुत अच्छा लगा कि नेपाली भाषा को लेकर अचानक से अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशकों का ध्यान गया है और उस भाषा से कुछ और कर्नाली ब्लूज जैसे कुछ और उपन्यास हमें पढ़ने को मिलेंगे। इस उपन्यास में पीढ़ियों की कथा है, एक पिता पुत्र के माध्यम से इन्होंने नेपाल के बदलाव को दिखाने का प्रयास किया है। तो मैंने तो अपने सवाल इनसे पूछ लिए। अगर आप लोगों में से भी कोई जानना चाहते हैं कुछ नेपाली भाषा को लेकर, इनके लेखन को लेकर, तो आपके सवाल आमंत्रित हैं। सबसे पहले तो रंजन जी को बहुत बहुत बधाई। आपने बहुत प्यार से इस सेशन को कंडक्ट किया और जो लैंग्वेज का बैरियर है उसको आपने आसानी से किया। तो मेरा फर्स्ट सवाल जो चुदेन जी हैं वो तीस्ता से जो आए हैं उनके लिए सवाल है कि जब आप लिखते हैं तो आपकी लेख में आर यू एन एक्टिविस्ट फर्स्ट और आर यू अ राइटर फर्स्ट? आपका जो आउटलुक है आपके वर्क में, do you write from an activist point of view or from telling a story, a writer's point of view? पूछ रहे हैं कि जब आप लिखते हैं तो आपके लेखन में आपका एक्टिविस्ट प्रधान होता है या आप एक लेखक के रूप में उस चीज़ को भूल कर लिखते हैं? एक लेखक के रूप में लिखते हैं या एक एक्टिविस्ट के रूप में लिखते हैं? ओह, थैंक यू। रंजन जी, मैं सवाल पूछ के माइक दे देता हूँ, एक सवाल और पूछ के फिर छोड़ देता हूँ। उसके बाद बुद्धि जी से सवाल यह है कि उनकी किताब कर्नाली ब्लूज ट्रांसलेट हुई है, तो कई बार बोलते हैं लॉस्ट इन ट्रांसलेशन। तो आपके किताब के साथ ऐसा हुआ या नहीं हुआ? वो एप्पल वाला जो वो था, मैंने समझ लिया कि जब दो लोग मिलकर काम करते हैं तो अच्छा हो जाता है, लेकिन मेरा सवाल उनसे यही है। थैंक यू। ओके, पहले बात तो मैं एक्टिविस्ट नहीं हूँ कोई और मैं प्योरली राइटर होकर ही लिखता हूँ, तो थोड़ा बहुत रिसर्च करने की कोशिश करता हूँ, इतना ही। मैं एक्टिविस्ट नहीं हूँ। मैंने जब कर्नाली ब्लूज पढ़ा तो मुझे अच्छा लगा। मुझे इसमें कुछ ऐसा नहीं लगा कि इसमें कुछ चीज़ गुम गया। भाषा में ज़्यादा अनुवाद मैंने कहीं पढ़ा था, किसी ने कहा था अनुवाद इस तरह है कि आप एक वाइन को एक ग्लास से दूसरे ग्लास में आप रखेंगे तो उसमें कुछ तो चीज़ गुम हो जाएगी उसकी। अनुवाद इस तरह की होती है। लेकिन मैं संतुष्ट हूँ पढ़ के। और माइकल हर्ट फिर बहुत पुराने नेपाल से जुड़े, बहुत ही उनको बहुत ही अच्छी तरह से नेपाली समाज है, उनको नेपाली भाषा की गहराई सभी पता है। उन्होंने लंबी समय तक अनुवाद में काम किया है। उन्होंने वो चीज़ रखी है और उन्होंने ब्यूटीफुली नई तरीके से इसमें जो नेपाली शब्द का भी प्रयोग किया है। उन्होंने पूछा था कि आपको अनुवाद में क्या चाहिए? मैंने बोला मेरे अनुवाद में फुटनोट नहीं होनी चाहिए। मैं जब भी पढ़ता हूँ फुटनोट पढ़ना पड़ता है तो मुझे बहुत दिक्कत होती है आगे। उन्होंने वो कैरी किया है कि आप वही। इसमें क्या होता है, कुछ लाइनें, कुछ किस्सा अथवा कुछ चीज़ ओरिजिनल में अच्छी होती है और कोई जो ट्रांसलेशन में जो नेपाली में जो है वो मुझे लगता था कि ये तो सामान्य लाइनें हैं, सामान्य हरफ हैं, सामान्य पैराग्राफ हैं, लेकिन इंग्लिश में बहुत अच्छी तरह से आए हैं। कोई बेटर होता है, कोई नहीं होता है, लेकिन खास में इसमें तो मैं संतुष्ट हूँ। लेकिन अब मैं तो मूल्यांकन कर भी नहीं सकता, लेकिन क्योंकि मैं जब इंग्लिश में पढ़ता हूँ तो मुझे मालूम है कि नेपाली में क्या था, तो मैं मूल्यांकन नहीं कर सकता। लेकिन जिन लोगों ने जो ओरिजिनल नेपाली पढ़ी थी उन्होंने ट्रांसलेशन भी पढ़ा कि बहुत से पाठकों ने उन्होंने बोला है कि हम संतुष्ट हैं। पाठक ने कहा कि ओके ये ट्रांसलेशन अच्छा है, हम संतुष्ट हैं, उन्होंने कहा है। नहीं, मैं तीसरी भाषा हिंदी भाषा के भाषी होने के बाद मैंने इस किताब को अंग्रेजी में पढ़ा। कम से कम सॉन्ग ऑफ द सॉइल, कर्नाली ब्लूज बहुत पढ़ना भी शुरू किया है। उसके बारे में तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन सॉन्ग ऑफ द सॉइल जो चुदेन काबिमो का उपन्यास है, इस उपन्यास में मुझे लगातार नेपाली का फ्लेवर आता रहा। नेपाली मुझे बोलना नहीं आता है, लेकिन नेपाली सुनने का मेरा लंबा अनुभव है
और मैं आपसे बात करते हुए मैं इसलिए भावुक हो गया था, आपको नेपाल का समझ लिया था, क्योंकि मैं नेपाल के सीमा का रहने वाला व्यक्ति हूँ। मेरे लिए नेपाली भाषा रेडियो से हम बहुत सुनते थे, तो वो भाषा मुझे हासुङ के अनुवादक यही है अजित बराल। अजीत बोराल जी, तो ये मैं नेपाली है बहुत इसलिए। खुशी है कि आप यहाँ हैं। तो ये अनुवाद सच में मुझे पढ़ते हुए वो नेपाली जो आपने शब्दों को जिस तरह से इस्तेमाल किया और जिस तरह से अंग्रेजी लिखी है, मुझे वो नेपाली बीच बीच में याद आ जाती थी। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और कोई सवाल पूछना चाहें? कि यहाँ पर हिंदी के जितने भी अखबार हैं या नॉवेल्स भी आ रही हैं, उसमें इंग्लिश का इन्फ्लुएंस बहुत आ रहा है। तो मैंने किसी संपादक से पूछा था, उसने कहा अब ये धीरे धीरे समय ऐसे आने वाला है, हिंदी हिंदी नहीं रहेगी और अंग्रेजी भी अंग्रेजी नहीं रहेगी। और आज के दिन अगर आप हिंदी के अखबार जयपुर के राष्ट्रदूत वगैरह उठा के देखिए तो उसमें तो इतने ज़्यादा वर्ड्स हैं इंग्लिश के। तो ऐसा इन्फ्लुएंस आप लोगों ने भी, नेपालीज में भी आ रहा है क्या ऐसा इन्फ्लुएंस वो इंग्लिश तो का? सभी जगह वैसा ही होता है। सो भाषाएं, लेकिन अब ऐसे भी कर रहे हैं तो जो नए शब्द आते हैं तो लोग एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। इसलिए बहुत से, एक मेरे दोस्त थे, उन्होंने एक तामाङ भाषा, हमारा दूसरा भाषा है तामाङ, मैं समझता नहीं, लेकिन उन्होंने फ़ोन में किसी से बात की, उन्होंने वो तामाङ भाषा में बात की, मैं समझ गया। अब मैंने पूछा उनसे, आपने ये बात कही? उसने कहा आपको कैसे पता? मुझे कैसे पता लगा? उसमें 3 और 4 इंग्लिश शब्द थे। ओके, इस बात में बात कर रहे होंगे। इसमें तो भाषा में तो शब्द आते जाते रहे तो होता रहता है। वो कोई एक्सेप्ट करते हैं, ये अच्छी बात है, भाषा को सहजता से लेना चाहिए, एडेप्ट करनी चाहिए भाषा को। भाषा तब भाषा में एक रिचनेस आएगा। कोई अंग्रेजी की उदाहरण देते हैं, अंग्रेजी डिक्शनरी में हर एक वर्ष बहुत से शब्द जाते हैं। सो कुछ लोग एक्सेप्ट करते हैं, कुछ लोग बुरा भी मानते हैं कि ये भाषा में हस्तक्षेप हो रही है, हम अपनी भाषा में लिख चाहे हमारे कुछ शब्द कन्फ्यूज यो हिंदी में मैं पहली बार इतना बोल रहा हूँ तो नेपाली भी आ रहे हैं। सुबह तक मैं बहुत अच्छी हिंदी बोल रहा था, स्टेज में गया, फिर सुधीर जी से बात की और बुरा हो गया। और वहाँ आते समय मुझे सुबह सुबह लगा कि पत्ती को क्या बोलते हैं हिंदी में। कल तक मैं आम बोलता था, सुबह सुबह उठा तो आप बोलने लगा, तो नर्वसनेस से सर मुझे क्या लगता है, ये भाषा और संस्कृति जो है वो एक दूसरे को देखकर और उसी से कुछ लेकर और अपने से कुछ देकर ही आगे बढ़ता है। इंडिया तो मुझे लगता है ऐसे ही चल रहा है। तो इंग्लिश क्यों रिच भाषा है, तो उसने किसी भाषा से जो उसको चाहिए वो लेकर आता है। तो मुझे लगता है ये बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, जो भी भाषा में चलेगा वो चलता रहेगा। आपका जवाब मैं एक और दे दूं कि ये बुद्धि सागर जी का जो करनाली ब्लूज उपन्यास है, इसका नेपाली में भी नाम करनाली ब्लूज ही है। तो आप समझ सकते हैं कि अंग्रेजी का प्रभाव है। और कोई सवाल? मेरा एक सवाल है, जैसा कि अभी पूरी बातचीत में समझ में आया कि आप यंग राइटर्स हैं, आप यंग जनरेशन को, कंपैरेटिवली यंग जनरेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो व्हेन आई सी द कंट्रास्ट विद द हिंदी कंटेम्प्रेरी राइटर्स, दोज हु कॉल देमसेल्फ यंग राइटर्स सपोजिटली, तो उनका जो सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट है, when I see these writers especially in Hindi fiction, तो वो बहुत ज़्यादा प्रेम पे, बहुत ज़्यादा लव ओरिएंटेड, और मतलब something like that is, they are not too much into some kind of movement, they are not writing about any kind of movement, they are not writing about the contemporary issues. बट आप दोनों की बात सुन के लगा कि जो अभी नेपाली यंग राइटर्स है, they are very much aware about their identity, they are writing about their identity. So my question is that whether they are writing about only their identical issues or they also write something other than that. सभी तरीके के लिखते हैं। थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन। सभी वहाँ भी प्रेम भी कहानी भी लिखते हैं, वो सभी लिखते हैं। लेकिन मैंने जब कर्नाली ब्लूज लिखा था तो मैंने क्यों लिखा कि वो नेपाल में क्या है, जो मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ उधर का मैंने कभी मुझे नहीं मिला पढ़ने को।
वहाँ का मैं रीडर अच्छा था, मैं पढ़ना बहुत चाहता था, लेकिन उधर की कहानी पढ़ने को नहीं मिली, तो मुझे लगा इधर की लिखनी चाहिए, जो उनकी कहानी है कहनी चाहिए, दुनिया को सुननी भी चाहिए। कैसे के पात्र हैं, तो सभी खाले लेखक हैं, लेकिन यहाँ तक वही आते हैं जो अपनी कुछ मौलिकता और आइडेंटिटी। बहुत बहुत धन्यवाद बुद्धि सागर जी। मैं जो आज की बातचीत से समझ पाया वो ये समझ पाया कि जो भारत के नेपाली छुदेमो काबिमो जी जिस भारतीय नेपाली भाषा का प्रतिनिधित्व करते हैं, वहाँ आइडेंटिटी बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन नेपाल में भाषाओं को लेके एक्सप्लोरेशन चल रहा है। बहुत अच्छी बातचीत हुई। छुदेम जी आपका और बुद्धि सागर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को धन्यवाद।